डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान, हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में हम रोजाना अलग अलग विषय लेकर आते हैं ताकि उससे संबंधित आपके पास कोई सवाल है तो वो आप हमसे साझा कर सके, उनके जवाब आप जान सके। बता दें आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी खेती किसानी से जुड़े अहम विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या है वो विषय, सबसे पहले आपको उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम में बात होने वाली है कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार की। इस पर हम चर्चा करेंगे ही साथ हम आपको जागरूक करेंगे अनानास की खेती के बारे में। आपके पास कोई सवाल है दोनों ही विषयों से संबंधित, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। क्या है हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060, 1800-113061 हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं। और साथ ही बता दें आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप इन दोनों ही माध्यमों से लाइव अपने जो सवाल हैं हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उन्हें कार्यक्रम में शामिल जरूर करेंगे और उनके जवाब आप तक जरूर पहुंचाए जाएंगे। और कौन पहुंचाएगा उनके जवाब आप तक? हमारे विशेषज्ञ। तो आइए परिचय करवा दें। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मुकेश कुमार उपस्थित हैं। बता दें सहायक प्रोफेसर हैं कृषि विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली में। डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव डॉक्टर विश्वजीत दास जी। बता दें ये प्रधान वैज्ञानिक हैं उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अनुसंधान परिसर अगरतला त्रिपुरा से। डॉक्टर दास, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम हेलो किसान में। तो बिल्कुल किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बता दिया है हमने आपको कि किन विषयों पर होने वाली है यहाँ पर चर्चा। तो आपको बस अब अपना फोन उठाना है, या तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी चर्चा लेते हैं और सबसे पहले मैं डॉक्टर कुमार यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। बात करते हैं हम कृषि शिक्षा और यहाँ पर स्वरोजगार के। स्वरोजगार पर बाद में जाएंगे, लेकिन पहले कृषि शिक्षा के बारे में हम जान लेते हैं। कृषि शिक्षा का महत्व क्यों है, मतलब कृषि शिक्षा इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, जब हम कृषि की बात करते हैं, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, हम सभी जानते हैं कि भारत की जीडीपी में कृषि का बहुत योगदान है। और जब हम देख रहे हैं कि जो हमारा किसान है, जो हमारे रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, उनकी आजीविका लगभग आप कहिए 2/3 जो लोग हैं उनकी आजीविका ही कृषि पे निर्भर है। और जब हमारी कृषि उन्नत कृषि होगी, और वो कैसे होगी, जब हमें नए नए तरीके पता होंगे, जब नए जो लैब में या जो रिसर्च के द्वारा जब नई नई तरीके आते हैं, वो कैसे पता चल सकते हैं? वो जब पता चलते हैं जब किसानों के पास वो इन्फॉर्मेशन जाती है, वो जानकारी उनके पास तक पहुंचती है, तब उनको ये पता चलता है। और उसमें एक शिक्षा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बगैर उसके यदि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, कौन सी नई वैरायटीज आ रही हैं, कौन सी नई तकनीकें हैं, तो इसमें हम कह सकते हैं कृषि शिक्षा जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। और इससे कृषि के क्षेत्र में हमने लगातार यहाँ पर बदलाव होते देखे भी हैं। पहले अनुभवों से खेती होती थी, लेकिन अब ज्ञान भी उसमें शामिल हो गया है और इसमें बहुत ही ज्यादा हम देख रहे हैं सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। किस तरह से आप भी कृषि शिक्षा से जुड़ सकते हैं, स्वरोजगार के अवसर अपने लिए यहां पर पैदा कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जागरूक करेंगे। लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट। भारत में जितनी पुरानी सभ्यताएं हैं, उतना ही पुराना है खेती का इतिहास। सभ्यताएं बदलती रही और साथ साथ कृषि का स्वरूप भी बदलता गया। लेकिन समय के साथ खेती करने के तौर तरीकों में बदलाव हुआ और धीरे धीरे कृषि का क्षेत्र समृद्ध होता गया, जिसमें सबसे अहम भूमिका रही कृषि शिक्षा की।
1905 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना ने इस क्षेत्र में रफ्तार पकड़ी और फसलों की नई किस्में इजाद होने लगी, कृषि उपकरण बनने लगे। वर्तमान में भारत में करीब 63 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, 59 कृषि विश्वविद्यालय और 4 समतुल्य विश्वविद्यालय हैं, जिसमें शिक्षा ले रहे युवा एक उन्नतशील देश को रूप देने में लगे हुए हैं। ये युवा वर्ग जहां कृषि में बेहतर सुधार कर नई किस्में और तकनीक इजाद कर रहे हैं, वहीं एक समय खेती किसानी से दूर होने वाला युवा वर्ग वापस खेतों की तरफ लौट रहा है। इस वापसी में युवा नई तकनीकी जानकारी और सीमित संसाधन में खेती के बढ़िया तरीके शामिल कर रहे हैं। युवा पारंपरिक खेती के साथ नई कृषि पद्धति को भी अपना रहे हैं। इसमें खुद तो आत्मनिर्भर हो ही रहे हैं, साथ ही बाकी युवाओं को भी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। महिलाएं अपने हुनर को स्टार्टअप के माध्यम से देश के अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंचा रही हैं। इस तरह देखा जाए तो कृषि के साथ स्वरोजगार की असीम संभावनाएं साथ साथ चल रही हैं। तो देखिए, अभी आप सभी ने यहाँ पर एक विशेष रिपोर्ट, कृषि शिक्षा बेहद जरूरी है, इससे स्वरोजगार के अवसर हमें मिलते हैं। तो किस तरह से हम इस दिशा में अपने कदम बढ़ा सकते हैं, जानेंगे। हमारे विशेषज्ञ से पूरी चर्चा करेंगे इस संदर्भ में। आपके सवाल भी इस विषय के संदर्भ में हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे दूसरे विषय, जो कि है अनानास की खेती के बारे में, जिसके लिए हम रुख करते हैं डॉक्टर दास का। डॉक्टर दास, अनानास की खेती की अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में क्या स्तर है इसका, कितने अच्छे पैमाने पर की जाती है ये? देखिए, अनानास का खेती जो है उत्तर पूर्वी भारत के सभी राज्यों में बहुत ही अच्छी तरह से होता है। दक्षिण के राज्यों में, केरला, फिर आपका वेस्ट बंगाल में भी बहुत अच्छा होते हैं, तमिलनाडु में कुछ होते हैं, फिर आंध्र प्रदेश में भी उगाया जाता है, गोवा में, फिर उड़ीसा में। तो लगभग देखा जाए जो आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो राज्य है, जो जलवायु के सभी राज्यों में ये अनानास एक बहुत ही अच्छा फल है जी। और उत्तर पूर्वी के राज्यों में देखा जाए तो त्रिपुरा, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, तो इन क्षेत्रों में अच्छे स्तर पर खेती हो रही है, चाहे अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें, चाहे हम दक्षिणी इलाकों की बात करें। और यहाँ पर हमारे जो किसान हैं, इनकी खेती को करके अच्छी आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर कुछ चुनौतियां होंगी जो उनके समक्ष आती होंगी, उनके बारे में भी जानेंगे, समाधान भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। अनानास एक तरह का फल है जिसकी खेती किसान व्यवसायिक फसल के रूप में कर सकते हैं। हमारे देश में अनानास की खेती मुख्य रूप से केरल, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम और मिजोरम में की जाती है। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के किसान भी अनानास की खेती करने लगे हैं। अनानास की खेती के लिए नम जलवायु की जरूरत होती है। इसकी खेती के लिए 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत होती है। अनानास में ज्यादा गर्मी और पाला सहने की क्षमता नहीं होती। इसके लिए 22 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान सही रहता है। दिन रात के तापमान में कम से कम 4 डिग्री का अंतर होना चाहिए। मैदानी हिस्सों में अनानास की खेती से पहले मिट्टी और खेत को अच्छे से जोत लें। पहाड़ी इलाकों में अनानास की सीढ़ीदार खेती की जाती है। खेती के लिए पौधे से पौधे की दूरी कुल 25 सेंटीमीटर और कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। इनको 10 सेंटीमीटर की गहराई में रोपें। पौधों को 1 सप्ताह छाया में सुखाएं और पत्तियों को अलग कर दें। जमीन में पौधा सीधा लगाएं और उसके कालिका वाले हिस्से में मिट्टी न भरें। अनानास को कटाई के लिए पर्याप्त रूप से विकसित होने में लगभग 18 से 24 महीने लगते हैं। किसान अगर सही समय और सही तरीके से अनानास की खेती करें तो अच्छा मुनाफा ले सकते हैं।
तो देखिए अभी आप सभी ने एक और विशेष रिपोर्ट, और इसी के साथ बता दें कि ईमेल्स का आना शुरू हो गया है और आज की पहली ईमेल हमारे पास यहाँ पर आ गई है। और ये सवाल है डॉक्टर कुमार आपके लिए, ये भेजी है गोंडा उत्तर प्रदेश से शिव शंकर त्रिवेदी जी ने। इनके दो सवाल हैं। इनका पहला सवाल है कि मैं बीएससी एजी कर रहा हूँ, द्वितीय वर्ष में प्रवेश किया है, बीएससी करने के पश्चात क्या करें, आप मुझे विस्तार से बताएं। वेरी गुड। देखिए इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि जब ये बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी अभी ये द्वितीय ईयर में है, सेकंड ईयर में है, और बीएससी जो है 4 साल का कार्यक्रम है जी। इसको पूरा करने में अभी इन्हें 2 साल और लगेंगे, और उसको करने के बाद इनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ये एमएससी कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स ओपन हो जाते हैं, क्योंकि एग्रोनॉमी में करना चाहते हैं, प्लांट पैथोलॉजी में करने थे, जो भी इनका इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये खुद बीएससी कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट सब पढ़ रहे हैं, तो इनको बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा जब ये फाइनल ईयर में होंगे कि इनको किस तरीके से आगे बढ़ना है। क्योंकि एमएससी कर सकते हैं, या ये स्वरोजगार भी कर सकते हैं, या जॉब के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल तो, ऐसा ही इनका अगला जो सवाल है, शायद जैसे स्वरोजगार का आपने यहाँ पर जिक्र किया, इनका अगला सवाल यही है कि वर्मी कंपोस्ट के लिए प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, क्या सरकार द्वारा कोई सहायता दी जा सकती है इसमें? क्या पता ये वर्मी कंपोस्ट के दिशा में ही कोई स्वरोजगार की शुरुआत करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो इनका पहला क्वेश्चन था कि वर्मी कंपोस्ट को कहाँ पे हायर एजुकेशन प्रशिक्षण ले सकते हैं, कहाँ पे ये आगे बढ़ सकते हैं। हाँ। तो देखिए बहुत सारे क्या, जैसे अभी एक मैसेज हमने सुना था, उसमें ये बताया गया था कि हर स्टेट में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं। आज 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, 3 आप कहें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, और हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं। तो यदि ये प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वर्मी कंपोस्ट के लिए, तो ये उनमें, क्योंकि हर लेवल पे, हर कृषि विश्वविद्यालय में, हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, या जितने भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं या आईसीआर के, उनमें ये प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो सरकारी कोई मदद मिलती है इसमें? बिल्कुल। देखिए जो सरकारी मदद की जब हम बात करते हैं तो सरकार इसमें सपोर्ट करती है डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरीके से, परंतु इनको देखना पड़ेगा कि कहां पे हैं और ये कहां करना चाहते हैं, उसके हिसाब से इनको सरकार मदद कर सकती है। बिल्कुल। तो शिव शंकर त्रिवेदी जी, आपके दोनों ही सवालों के जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। बिहार से अमृत कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका अमरेंद्र जी? हमारा सवाल है डॉक्टर जसवीर सर से जी कि उन्होंने जो अनानास की खेती में एक नॉर्मल आमदनी क्या है प्रति एकड़ या हेक्टेयर? जी, स्टैंडर्ड आमदनी नहीं, प्रोसेसिंग की आमदनी नहीं, सिर्फ अनानास हम खेती किए, खेती की आप आमदनी जानना नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों का इलाका धान का है, तो इसमें क्या पानी उनी जो लगा रहता है तो उससे ज्यादा नुकसान तो उसको नहीं होगा? जी बिल्कुल, आपके दोनों ही सवालों के जवाब आप तक पहुंचाए जाएंगे। डॉक्टर दास क्या कहेंगे? धान का इलाका है, बताएंगे क्या? पता है, थोड़ा सा सुनने में मुझे दिक्कत हुई है। बिल्कुल मैं बताती हूँ। इनका जो इलाका है वो धान का इलाका है, जहाँ ज्यादा पानी का यहाँ उपयोग होता है। क्या ऐसे में अनानास की खेती कर सकते हैं? आप देखिए, अनानास का खेती धान का जमीन पे तो नहीं हो सकता है, थोड़ा सा ऊंचाई वाली जमीन पे होगा जहाँ पे पानी ना जमे। तो जहाँ पे पानी का आपका जमाव होगा उधर वहां पर थोड़ी कठिनाई हो सकती है। जी बिल्कुल। और साथ ही ये जानना चाहते थे कि ये वैसे हर किसान का सवाल होगा कि अगर अनानास की खेती करते हैं तो आमदनी लगभग कितनी हो सकती है? देखिए, आमदनी तो अनानास से मतलब आजकल का जो बाजार में, जैसे त्रिपुरा का ही बोल रहा हूँ मैं, किसान लोग एक अनानास 20 से 25 रुपए का बिकता है, और दिल्ली में जाके 100, 150, 200 रुपए का बिक जाता है। जी। तो इसमें आप कैसे बाजारजात कर रहे हैं, इससे ही आपका निर्भर करता है क्या आमदनी होगा। आमतौर पे आपको 30-40 रुपया आपको मिल जाएगा, और इससे आपका हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रति हेक्टेयर में अगर आप कम से कम कई 4-5 या 6-7 लाख रुपया भी आप कमा सकते हैं। जी बिल्कुल। कहाँ पे बाजार, बिल्कुल इस बाजार में आप भेज रहा है, इसके ऊपर बिल्कुल। तो अमरेंद्र जी, आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचा दिए गए हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमारे साथ विपिन जी जुड़ गए हैं सागर मध्य प्रदेश से। हेलो।
हेलो मैम, नमस्ते जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरा कृषि शिक्षा से जो सवाल था कि जैसे कोई भी बच्चा है, लड़का, जैसे मेरी उम्र अभी 22-23 साल है और मैं खेती बाड़ी करता हूँ और कुछ आपके यहाँ से भी देख के और आपके तरीके भी करता हूँ, लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि कृषि शिक्षा अगर करना चाहता है वैज्ञानिक तरीके से पूरी तरह से, तो उसमें किस तरीके की शिक्षा लेना आवश्यक है और कहाँ पर संपर्क करना चाहिए? और दूसरा सवाल ये था कि कृषि शिक्षा ना ले, अगर सिर्फ हम आपके इसी चैनल को देखते रहें तो क्या पूरी तरह से हम सीख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हमारे तो कोशिश यही रहती है कि हर जो जानकारी है वो आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप लोग जागरूक हो सकें और इसके बाद आपको अगर फायदा मिलता है तो इससे अच्छी बात और क्या ही होगी, क्योंकि हमारी मेहनत भी सफल हो रही है और आपकी भी। लेकिन कृषि शिक्षा कितनी जरूरी है, कहां से ले सकते हैं, इसका जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। क्या कहेंगे डॉक्टर कुमार? हाँ विपिन जी, आपने जो सवाल किया है ये आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आप खुद कृषि कर रहे हैं तो आपकी इच्छा होगी कि मैं अपनी कृषि को और कैसे उन्नत कृषि और अच्छी कृषि, उससे अच्छी प्रोडक्शन कैसे ले सकता हूं, जो उसकी जो उपज है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसमें कृषि शिक्षा का बहुत ही योगदान है। और देखिए, जब जो क्वेश्चन था आपका कहां से ले सकते हैं, वही फिर मैं दोबारा से रिपीट करूंगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, क्योंकि जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, या जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उसमें आप देखिए, यदि आप चाहते हैं, क्योंकि आज अभी आपकी उम्र 20 से 22 साल बताई आपने, तो आप चाहें तो बीएससी कर सकते हैं। बीएससी के लिए जितनी भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उनका एक सेट प्रोसीजर होता है, वो एक एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं या एक एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और उसमें फिर आप यदि उनका एंट्रेंस एग्जाम है तो एंट्रेंस एग्जाम देके एडमिशन ले सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि छोटे छोटे, जैसे आप कह रहे हैं कि जो हमारा हेलो किसान है, इसके थ्रू आपको पूरी जानकारी, क्योंकि ऐसे भी छोटे छोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, प्रशिक्षण कार्यक्रम, वो जो है ना, वो हमारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हम कह सकते हैं, वो कृषि विज्ञान केंद्र चलाते हैं। इसी तरीके से यदि आप चाहते हैं कि कुछ छोटे से प्रोग्राम करना चाहते हैं, आपके पास, आप कृषि को कंटिन्यू करते हुए समय कम है, तो आप डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, घर बैठे बैठे यहाँ पर आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आजकल तो डिजिटल जमाना है, ऑनलाइन क्लासेस भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन जब फील्ड में जाना होगा तब आपको शायद यूनिवर्सिटी की तरफ से बुलावा जरूर आए। तो देखिए, आप बिल्कुल कृषि यूनिवर्सिटीज जितनी है, कृषि विश्वविद्यालय जितने हैं, वहां का रुख कर सकते हैं। आप कृषि शिक्षा हासिल करने के लिए अभी भी शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे ही कई सवाल होंगे हमारे दर्शकों के मन में, उनके जवाब भी उन तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कृषि शिक्षा और स्वरोजगार, और इसी के साथ अनानास की खेती के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, कॉल कीजिए हमें, या ईमेल भी कर सकते हैं, या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं जो आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से, आनंद जी। आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो
हाँ जी नमस्कार। हेलो मैम जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका आनंद जी? हाँ जी, हमारा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में अनानास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है और मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे दीजिए। बिल्कुल, डॉक्टर दास क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में क्या संभव है अनानास की खेती? किस तरह की मिट्टी चाहिए, पीएच मान क्या होना चाहिए? देखिए, अनानास का मिट्टी तो जैसे हमारा उत्तर पूर्वी या उड़ीसा का जो मिट्टी है एक दूसरे प्रकार का है। जैसे आपका लेटेराइटिक जो बोलते हैं, लाल लूमी थोड़ा सा रेतीला मिट्टी होता है मिक्स, तो ये तो एक हुआ। दूसरा जो हम कहते हैं जो इसका जो पीएच जो होता है थोड़ा सा एसिडिक होना चाहिए, जैसे कि 5, 5.5, 6 का नीचे होना चाहिए। अगर उसका आर्द्रता जैसे बोल रहे हैं, जैसे पीएच अगर इसका ज़्यादा हो जाए 7 या आसपास, तो थोड़ा सा इसका फलन में थोड़ा सा दिक्कतें होती है। और दूसरा है इसका जो आपका टेम्परेचर है, जो इसका जो बोला गया है, जो ठंड ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 5, 6, 7 डिग्री अगर लोएस्ट टेम्परेचर सर्दी में रहे, या हाईएस्ट टेम्परेचर तो 35 डिग्री या 40 डिग्री भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा जाए तो पत्ते में थोड़ा सा दिक्कतें होती है इसका। तो ये सारा जो देखा गया, ये पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ी कठिनाई होगी यहाँ पर इसकी खेती करने के लिए, यही जवाब रहेगा। और देखिए किस तरह की मिट्टी चाहिए होती है, किस तरह का तापमान चाहिए होता है, हमारे विशेषज्ञ ने इसके बारे में बता दिया है। और बता दें आपको, हमारे दर्शकों के सवाल लगातार हम तक पहुंच रहे हैं। इंस्टाग्राम के माध्यम से भी अभी एक सवाल आया है। डॉक्टर कुमार, ये सवाल आपके लिए है। जी। रितेश भारती जी का सवाल है, छपरा बिहार से। इन्होंने लिखा है, मैं कृषि क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहता हूं, मैं ग्रेजुएट हूं, बीकॉम की पढ़ाई की है इन्होंने। क्या मैं अभी भी कृषि में पढ़ाई कर सकता हूं? कितने दिन का मिनिमम कोर्स है? कहां से शुरुआत कर सकता हूं? देखिए जागरूक हो रहे हैं हमारे युवा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए इन्होंने जो क्वेश्चन किया है बहुत ही अच्छा है। और देखिए इन्होंने बीकॉम किया है और ये कृषि में अपनी शिक्षा आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बीकॉम के बाद आप, क्योंकि आप चाहते हैं छोटा प्रोग्राम हो और कम से कम समय में कर पाएं, तो मैं आपको बताऊं, जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो छोटी छोटी ट्रेनिंग कराते हैं, 1 हफ्ते से लेके 3 महीने तक की, 6 महीने तक की। और फिर जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो 6 महीने की ड्यूरेशन के हैं, बट उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि आपके पास यदि समय का अभाव है और आप कोई कोर्स पूरा नहीं कर पाए तो आप कुछ एक्स्ट्रा समय में कर सकते हैं। तो इस तरीके से 6 महीने के प्रोग्राम से लेकर आप 1 साल, 2 साल, और यदि आप डिग्री करना चाहेंगे तो जैसे मास्टर्स कर सकते हैं, उसमें 2 साल की ड्यूरेशन होती है। बिल्कुल। तो रितेश जी, आपके सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आप तक पहुंचा दिया है। अब कहाँ जाना है आपको, आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश से राम रक्षा जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका राम रक्षा जी? अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? है कि खुले में भी वर्मी कंपोस्ट किया जा सकता है? खुले में भी वर्मी कंपोस्ट काम किया जा सकता है? खुले में भी वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा सकता है या फिर नहीं, यही जानना चाहते हैं आप? हेलो हेलो जी राम रक्षा जी, यही सवाल है ना आपका? सवाल हमने पूछ दिया है, जवाब मिल रहा है। बिल्कुल, तो ये वर्मी कंपोस्ट के बारे में यहाँ पर जानना चाहते हैं। देखिए हम कृषि शिक्षा और अनानास की खेती के बारे में बात करें। डॉक्टर कुमार, आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? देखिए, वर्मी कंपोस्ट के लिए एक सेट नॉर्म्स होती है, उसके हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि खुला क्या एक स्पेस चाहिए आपको, उसको थोड़ा कवर करना होता है। और कई जगह ओपन में भी करते हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आपको जो बेसिकली बायोडिग्रेडेशन है, जो आपके पास मटेरियल है उसको आपको डिग्रेड करना है, तो उस तरीके से कर सकते हैं।
और डिटेल में तो खैर लेकिन इसके लिए अगर एक कृषि विज्ञान केंद्र का जो भी आपके नजदीकी हो वहां पे थोड़ा सा तो और अच्छे से आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। आप पूरी जानकारी और प्रशिक्षण लेकर के इस कार्य में और भी ज्यादा सफल हो सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और एक मेल मेरे पास और आ गया है और ये भेजा है देवरा उत्तर प्रदेश से सत्रजीत जी ने और उन्होंने लिखा है फ्रॉम वेयर वी कैन गेट ई बुक और पीडीएफ रिलेटेड टू फार्मिंग। पीडीएफ फाइल या फिर कोई ई बुक खेती बाड़ी से संबंधित कहां से हासिल कर सकते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल आजकल ऑनलाइन का जमाना है, आजकल हर चीज आपको गूगल पे आप सर्च करते हैं तो मिल जाती है। देखिए मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा इसमें, जैसे मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की बात करूं तो वहां ई ज्ञान कोश एक कहिए पोर्टल है जिसपे आप बहुत सारी कृषि से रिलेटेड, यदि जैविक कृषि की जैसे अभी बात कर रहे थे, यदि उससे रिलेटेड उनको कोई बुक चाहिए, बुक क्या पूरे मॉड्यूल्स बने हुए हैं, वो मॉड्यूल्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या किसी को जल संचयन से रिलेटेड चाहिए और आजकल तो हम कह सकते हैं बहुत सारी एप्लीकेशन विकसित की गई हैं जिसमें आप पूरी खेती से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। जैसे आईसीआर का आप IRI की बात करें, कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें, इवन ICR का जो अपना वो है पोर्टल, उस पे भी सारी इंफॉर्मेशन कुछ पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं और वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की जानकारी चाहिए, कौन से विषय में जानकारी चाहिए, कौन सी फसल की जानकारी चाहिए, तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं वेबसाइट पे और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर इनको ढूंढना होगा, बिल्कुल सर्च करना पड़ेगा किस संदर्भ में खेती करना चाहते हैं, मतलब किस संदर्भ में आप जानकारी, कौन से विषय की आपको जानकारी चाहिए, कौन सी फसल की जानकारी चाहिए, उसकी क्या पैकेज जानकारियां उपलब्ध हैं। आप वेबसाइट्स पर जाइए या फिर एप्लीकेशंस भी हैं बहुत सारी जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनके माध्यम से भी आप जागरूक हो सकते हैं, सब सीख सकते हैं। देखिए एक और ईमेल आ गया है हमारे पास और ये भेजा है हमें बाराबंकी के छेड़ा नगर से पंकज कुमार वर्मा जी ने और इन्होंने लिखा है कि मेरे खेत की मिट्टी जो है पीला बालू है, क्या मेरे खेत में अनानास की खेती हो सकती है और 1 एकड़ में कितनी लागत आएगी? डॉक्टर दास क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं, पीली बालू मिट्टी है। अनानास का खेती निचले जमीन पे तो नहीं हो सकता, जहाँ पे पानी जमेगा, थोड़ा सा ऊंचा जमीन हो बहुत ही अच्छा हो सकता है। और आपको जैसे लगाने का जो तरीका है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि मतलब आपको नेट पे भी मिल जाता है कैसे कैसे लगाना है, थोड़ा सा ऊंचा बैठ कर लगाना है, जैसे इसका जो डेंसिटी है हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन कहते हैं जो, और अभी तो मल्चिंग देके भी हम लगाते हैं इसको, जो अच्छा मल्चिंग देने से क्या होता है फल का आकार बहुत ही अच्छा होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो जाता है। और 40,000 से लेके 43,000 44,000 पौधे हम एडजस्ट कर सकते हैं प्रति हेक्टर में। तो अगर आप प्रति हेक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर 1.5-2 लाख रुपए भी आप खर्च कर सकते हैं मल्चिंग लगा के, बिल्कुल, तो आपको बहुत ही अच्छा हो सकता है, यहाँ पर लाभ मिल सकता है। नहीं लगाएंगे तो इससे कम भी कर सकते हैं आप लागत में, लेकिन मल्चिंग लगा के आजकल का टेक्नोलॉजी है, मल्चिंग के दौरान प्यार्ड रो 2 रो लगा के फिर थोड़ा सा गैप दीजिए, जिसका हम कहते हैं 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधा और 60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन दूरी, और 2 लाइन के बीच में जो गैप है वो 90 सेंटीमीटर का 1 मीटर का दूरी से आप कर सकते हैं। तो इससे डिपेंड करता है जो डेंसिटी कैसे कर रहे हैं आप, कौन सा टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, उससे क्या लागत आएगा, और जो लागत आता है वो आपको फल का उत्पादन से भी आपको इसको इनकम बढ़ जाएगा अगर आप अच्छा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। तो देखिए आपके सवाल का जवाब आप तक पहुंच गया है पंकज जी। बढ़ते हैं हम आगे और हमारे साथ नांदेड़ महाराष्ट्र से संजय जी फोन लाइन पर हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार संजय जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपने टीवी की आवाज कम कर दीजिए और हमसे फोन पर बात कीजिए। जी पूछिए अपना सवाल। मैडम लाताडोंग जो टर्मरिक होता है, हेलो जी पूछिए अपना सवाल। लाताडोंग टर्मरिक जो होता है मेघालय से मैं सीड लाया हूँ, और उसका प्रोसेस यूनिट करके पाउडर बनाकर मैं बेचना चाहता हूँ। तो आप हल्दी का प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उसके बारे में आप कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं? अभी तक तो ट्रेनिंग नहीं लिया, मैं खुद फार्मर हूँ।
बिल्कुल डॉक्टर कुमार, क्या कहेंगे यहाँ हाँ, जैसे ये हल्दी की प्रोसेसिंग करना चाहते हैं? देखिए, आपको जो भी आपके पास में, घर के पास में कृषि विज्ञान केंद्र हो या ICR का रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इस पे काम कर रहा है, आप वहां जाके उनसे डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वो पूरा इंफॉर्मेशन देंगे आपको कि कैसे आप इसको ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप हल्दी की प्रोसेसिंग कर सकते हैं और कहाँ कहाँ आपके एवेन्यूज होंगे, किस तरीके से आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जानकारी आपको जो भी नियर बाई कृषि विज्ञान केंद्र होगा या ICR का रिसर्च इंस्टीट्यूट, इवन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी, महाराष्ट्र में तो 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, परबेनी में है और आप कह सकते हैं दपोली में है, तो इस तरीके से आप वहां जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बिल्कुल। तो संजय जी, आपको कहाँ जाना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और इसी के साथ एक और ईमेल मेरे पास आ गया है और ये है मनोज सिंह जी का, और ये लिखते हैं कि आई हैव डन माय मास्टर्स डिग्री, अब मैं खेती में डिप्लोमा करना चाहता हूँ, सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला हूँ, मैं कहाँ से ये कोर्स कर सकता हूँ? और साथ ही एक अच्छा इन्होंने जिक्र भी किया है कि मैं मोटे अनाज का केंद्र लगाना चाहता हूँ, इसके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, क्योंकि आपने MSc किया है, आपने किसी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में MSc किया होगा, क्योंकि हो सकता है आपने एग्रोनॉमी में किया है, प्लांट पैथोलॉजी में किया है या सॉइल साइंस में किया है। इन्होंने MA किया हुआ है। अच्छा, MA किया है, MA किया है आपने, तो आप MA के बाद कृषि में डिप्लोमा करना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज उसमें डिप्लोमा कार्यक्रम भी चला रही हैं, आप उनसे डिप्लोमा कर सकते हैं। या आप चाहें तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट देख लीजिए, जो www.ignou.ac.in, उसमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स में डिप्लोमा कार्यक्रम है, सर्टिफिकेट कार्यक्रम है। डिप्लोमा में जैसे बात करें तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, जैसे डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, डिप्लोमा इन मीट टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन वाटरशेड है, और इसी तरीके से डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर भी है। तो आप ये देखिए कि आप कौन सा डिप्लोमा करना चाहते हैं और उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में दाखले अभी चल रहे हैं और आप उसमें दाखला ले सकते हैं। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि आप मोटे अनाज का एक भंडारण केंद्र या प्रोसेसिंग केंद्र लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो जानकारी है वो फिर वही हम पहुंचेंगे, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय में जाना पड़ेगा, या फिर आपको डिटेल में जानकारी के लिए केवी केस जो हैं, जो आपके पास में होंगे, आप उनसे ले सकते हैं। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या करना है आपको मनोज जी, पता चल चुका है अब आपको। हमारे साथ इस वक्त भोपाल मध्य प्रदेश से सुनील जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है? कह रहा था, मुझे अनानास के बारे में जानकारी चाहिए थी, ये कब लगाया जाता है और MP की भूमि में क्या मुमकिन है? मध्य प्रदेश में क्या इसकी खेती की जा सकती है या नहीं? डॉक्टर दास, क्या कहेंगे आप? देखिए, अनानास का जो लगाया जाने का जो सही समय है वो है अक्टूबर नवंबर जी, जब सूखा होता है तब। और उसके लिए हम कहते हैं, जो पौधा जो होता है उसको साकर कहा जाता है, जो पुराने पौधे के साइड से निकलते हैं शाखा की तरह, और इसका जो साकार है इसको निकाला जाता है। उसका बाद उसको अच्छी तरह से थोड़ा सा ट्रिमिंग करके उसको छाया में हफ्ता 8 दिन के लिए रखा जाता है। इसको क्यूरिंग किया जाता है। क्यूरिंग का बाद उसका बाद उसको हम कहते हैं रेस्ड बेड, ऊंचाई वाला बेड बना के जैसे आप लगाएंगे, उस जैसे हाई डेंसिटी हम आजकल कहते हैं लगाने के लिए, जो पौधे से पौधा का दूरी होता है वो 30 सेंटीमीटर होते हैं, और एक लाइन से दूसरा लाइन का जो दूरी होगा वो 60 सेंटीमीटर होगा, और 2 लाइन का बीच जो 2 लाइन होगा, और पैड रो कहते हैं इसको, उसका बीच में आप 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर का दूरी देते हैं। उससे आप 43,000 का पौधे का जो पर हेक्टर के हिसाब से आप लगा पाएंगे जी। और उसका बाद जैसे आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में लगा देंगे, और ये साकर लगाने के बाद आपका 18 से 20 महीना बाद इसका फलन शुरू हो जाएगा जी। तो जब लगाएंगे
जैसे आप बरसात ग्रीष्मकालीन में वो नहीं आएगा, वो नेक्स्ट ईयर में जाके आपको फलन आएगा, फलन आना शुरू हो जाएगा। जी, तो मध्य प्रदेश में कर सकते हैं, ये भोपाल से बात कर रहे हैं। जी डॉक्टर दास। हेलो, जी इनका ये भी सवाल था कि मध्य प्रदेश भोपाल से ये बात कर रहे हैं, वहां पर कर सकते हैं? ये मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी हाँ, जैसे गोवा चारों तरफ बता रहा हूँ, यूपी मध्य प्रदेश, ये मतलब अनानास पैदा करने वाले राज्य नहीं है, लेकिन लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पर आधुनिक तकनीकों को अपनाना होगा, थोड़े प्रबंधन यहाँ पर ज्यादा करने होंगे। अच्छा होगा, ये कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो जितना अच्छा, जैसे ट्रू ट्रॉपिकल एरिया में जैसे होता है, हाई ह्यूमिड, हाई रेनफॉल और थोड़ा सा एसिडिक सॉइल में, वो नहीं आएगा, लेकिन हो जाएगा जरूर। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे सलाह हम यही सभी दर्शकों को देंगे कि अगर आप इन क्षेत्रों में रहते हैं और अनानास की खेती करना चाहते हैं, कर सकते हैं। थोड़ी मुश्किलें आएंगी, लेकिन सही तरह से प्रबंधन करना होगा, लेकिन आप छोटे स्तर पर यहाँ शुरुआत करें, एकदम से ही बड़े स्तर पर ना करें, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, हो सकता है कि आपको इसमें अपार सफलताएं जरूर मिल जाएं। और ऐसे ही देखिए जागरूकता भरी बातें जो है हम आगे भी करेंगे, आपको जागरूक करेंगे। लेकिन अभी रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कृषि शिक्षा और रोजगार के साथ अनानास की खेती की। आपके पास कोई सवाल है तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे जो विशेषज्ञ हैं उपस्थित हैं हमारे साथ आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए। इस वक्त भी बता दें कॉलर जुड़े हुए हैं रामपुर उत्तर प्रदेश से। जहीन जी, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो जी, हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी, ये सवाल था अनानास के बारे में पता करना चाह रहे थे। 1 एकड़ में कितनी लागत आती है और पानी कितना लगाना पड़ता है? अनानास की खेती के बारे में आप जानना चाहते हैं कि अगर 1 एकड़ में लगाते हैं तो कितना पानी लगता है, कितनी लागत आती है। लगातार हमारे डॉक्टर दास बता रहे हैं, लेकिन एक बार फिर गुजारिश करेंगे। डॉक्टर दास, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर हम अनारस का खेती 1 एकड़ में या 1 हेक्टेयर में भी अगर 1 हेक्टेयर में समझे लगाइए, अगर देखा जाए तो इन्होंने जैसे कहा पानी का कितना लागत आता है। अनारस एक ऐसे पौधा है जिसमें पानी का बहुत ही कम खपत होती है, क्योंकि अनारस ऐसा है, उसका पत्ते का गठन ऐसा है
और इसका पानी का जो गर्मी में भी पानी का जो निकासी है पत्ते से वो कम होता है और इसी वजह से उसमें तो पानी का बहुत ही कम लागत होता है। मैं बताता हूँ आपको, जैसे बरसात में तो पानी चाहिए नहीं होता है, सिर्फ चाहिए होता है आपको जो जाड़े का मौसम होता है उसमें आपको थोड़ा बहुत पानी देने से हो जाता है। ऐसे कोई पानी का मतलब ऐसे तो कोई पानी जैसे आपका पूर्वी भारत का जो पूर्वोत्तर के भारत के जो अनारस का खेती करते हैं उसमें उन्हें तो पानी देते ही नहीं है, ऐसे ही पानी अनारस का खेती होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। देंगे तो ड्रिप इरिगेशन या आप ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं या स्प्रिंकलर इरिगेशन सबसे अच्छा है, स्प्रिंकलर इरिगेशन भी लगा सकते हैं आप, लेकिन पानी का खपत बहुत ही कम है इसका। बिल्कुल। और खर्च की अगर हम बात करें तो ये आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि 1 से 1.5 लाख के बीच में खर्च यहाँ पर आ सकता है। जी डॉक्टर दास। हाँ जी वही है। बिल्कुल। तो अगर 1 एकड़ में आप लगाना चाहते हैं तो 1 से 1.5 लाख तक का खर्च आ सकता है। और पानी की हम यहाँ पर बात करें तो पानी 1 लाख तक बहुत कम जरूरत होती है। बढ़ते हैं आगे, एक और मेल हमारे पास आ गई है जिन्हें शामिल करते हैं। ये भेजी है हमें शहाबुद्दीन खान जी ने और डॉक्टर कुमार आपके लिए है ये सवाल। अच्छा। लिखा है इन्होंने, मैंने इंटरमीडिएट साइंस सब्जेक्ट से किया है, अब मैं एग्रीकल्चर का कोर्स आगे करना चाहता हूँ, क्या कर सकता हूँ? कहाँ से भेजा है इसका कोई जिक्र नहीं किया है इन्होंने। चलिए कोई बात नहीं, जो भी क्वेश्चन है इनका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब इन्होंने इंटरमीडिएट किया है और साइंस से किया है, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो वो भी साइंस बेस्ड है, बेसिकली साइंस बेस्ड है। तो और ये चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में अपनी एजुकेशन को बढ़ाएं। तो देखिए जो भी हमारे एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें बीएससी अवेलेबल है, तो और उनका एक सेट प्रोसीजर है, वो एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं एडमिशन के लिए। तो आप रेगुलर न्यूज़पेपर को देखिए जो आपके पास में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, क्योंकि आजकल सारी इंफॉर्मेशन सभी की सारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप क्योंकि जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो लगभग हर विश्वविद्यालय में जुलाई के बाद शुरू होता है, जुलाई से लेके अगस्त सितंबर तक। बट यदि एंट्रेंस लेती है तो वो फरवरी मार्च अप्रैल के बाद शुरू कर लेते हैं। मार्च अप्रैल में एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट आती है, आप फिर अप्लाई करते हैं, फिर वो जून जुलाई में एंट्रेंस होता है, फिर उसका रिजल्ट आता है, अल्टीमेटली वो जुलाई अगस्त सितंबर तक आपका एडमिशन हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये सुझाव देना चाहूँगा कि जो भी आपके पास में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रेगुलर देखते रहें और जब भी उसकी इंफॉर्मेशन आती है एडमिशन की तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करिए, फॉर्म अप्लाई करिए और साथ ही साथ न्यूज़पेपर में भी ध्यान रखिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी हर यूनिवर्सिटीज़ का एडवर्टीजमेंट आता है कि अब आप दाखिले शुरू कर रहे हैं और आप अपना अप्लाई कर सकते हैं और तो शहाबुद्दीन खान जी आपको क्या करना है आपने जान लिया है। बढ़ते हैं आगे, हरियाणा के सिरसा से राकेश जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि अनानास की खेती हो जाएगी यहाँ पर भी? आप हरियाणा में करना चाहते हैं। डॉक्टर दास, यही सवाल कि हरियाणा में कर सकते हैं क्या अनानास की खेती? जैसे आपने भी बताया, हमने भी बताया जी, अनानास की खेती अगर हरियाणा में करना चाहते हैं तो देखिए छोटे आकार पे कर सकते हैं, छोटे सी शुरुआत यहाँ पर कर सकते हैं जी। पहले बहुत ही ज्यादा जमीन पे ना लगा के पहले देखे कैसे हो। अगर किसी को पौधा चाहिए तो मैं थोड़ा सा इधर से सैंपल भेज सकता हूँ, हाँ वो अगर हमें संपर्क करे हम भेज देंगे, वो लगा के देख सकते हैं। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा जो आप इतना एकड़ में इतना हेक्टर में पहले लगा दीजिए, और फिर अगर सफलता नहीं हुई तो काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है जी। कश्मीर से एरिया से विंटर में बहुत ही चिलिंग टेम्परेचर होता है, उससे थोड़ा सा दिक्कतें होती है। तो इसीलिए मैं यही सलाह दूंगा उनको जो आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल के बेसिस पे आप लगाए। बिल्कुल चल रहा है तो कोई बात, एक छोटे स्तर पर यहाँ पर आप निश्चित तौर पर शुरुआत कर सकते हैं। और ऐसा ही देखिए सवाल हमारे पास एक और आ गया है, ईमेल आ गई है। हमारे जो दर्शक हैं वो जागरूक हो रहे हैं, अनानास की खेती करना चाहते हैं, पूरे देश भर से हमारे पास सवाल आ रहे हैं। और एक और सवाल मेरे पास जो है वो भेजा है हमें नितिन चौहान जी ने। इन्होंने लिखा है कि अनानास की खेती किस मिट्टी में कर सकते हैं, किस समय कर सकते हैं, किस जगह की जा सकती है। इन्होंने
ये खुद कहाँ के हैं इसका जिक्र नहीं किया है, लेकिन एक जनरल सा सवाल पूछा है जिसके बारे में आप बता चुके हैं, लेकिन हम चाहेंगे एक बार फिर आप दर्शकों को यहाँ पर जागरूक जरूर करें। देखिए, पहले तो ये अनानास का खेती अगर करेंगे उसी जमीन पे कर सकते हैं जहाँ पे पानी जमाव ना हो जी, ऊंचाई का जमीन हो, और जैसे कि दूसरे भी मिट्टी होते हैं, सब्जी फसल लगाते हैं उसी मिट्टी में होता है, और थोड़ा सा पीएच का मात्रा जो है वो अम्लता की तरफ हो, पीएच 7 की तरफ ना हो। इसीलिए जैसे कि हरियाणा व पंजाब का मिट्टी थोड़ा सा सोडिक होता है ना, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत का थोड़ा सा एसिडिक होता है, उसमें ह्यूमिडिटी अच्छा होता है, बारिश ज्यादा होता है। बारिश जैसे उत्तर पूर्वी एरिया में बहुत ही 2,500 mm में बारिश होता है। तो उसके बाद आपको जैसे कि आप अगर लगाना चाहते हैं तो उसका क्या समय रहता है? समय वही मैं जैसे बताया, ये जैसे आप दूसरे फसल जैसे आम लगाते हैं बा मुसब्बी लगाते हैं बरसात में लगाते हैं, लेकिन ये जो अनानास का खेती है उसको लगाने का सही समय है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। उत्तर भारत में लगाना है तो सितंबर, अक्टूबर। तो कहाँ कब लगाना है, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कहाँ लगा सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। नितिन जी, बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश से मिथिलेश जी फोन लाइन पर हैं, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका मिथिलेश जी? जी नमस्कार, नमस्कार। अपना सवाल पूछिए, टीवी पर ध्यान मत दीजिए। जी मैडम, मैं पूछ रहा था ऑर्गेनिक दवाइयाँ कैसे बनाई जाती है उसके बारे में पता करना था मेरे को, उसमें मैं अपना स्वरोजगार स्टार्ट कैसे कर सकता हूँ? बिल्कुल, ऑर्गेनिक जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपयोग होते हैं उर्वरक, जैव उर्वरक की हम यहाँ पर बात करें, क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए मिथिलेश जी, आपने जो सवाल किया है कि आप ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कृषि की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको एक जानकारी यहाँ पे देना चाहूँगा कि एक सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग है जो कृषि विश्वविद्यालय इग्नू द्वारा उपलब्ध है। तो आपको यदि ज़्यादा जानकारी लेनी है तो उसका स्टडी मटेरियल भी ई ज्ञान कोश पे अवेलेबल है, आप उसको थोड़ा सा पढ़ें तो उससे आपको जानकारी मिलेगी कि आप कैसे ऑर्गेनिक की जो दवाइयां हैं कैसे बना सकते हैं। या मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप उस सर्टिफिकेट को, क्योंकि बिकॉज वो डिस्टेंस मोड में है, तो आप उसमें दाखिला ले लीजिए, दाखिले चल रहे हैं और उसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, जिसे हम जैविक खेती बोलते हैं। जैविक खेती कैसे की जा सकती है, कौन कौन सी जो आपने कहा ऑर्गेनिक दवाइयां हैं, कैसे ऑर्गेनिक दवाइयां बना सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में यदि करना चाहते हैं, उसके लिए सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं तो सर्टिफिकेशन कैसे होता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, तो वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। तो आप उसमें दाखिला लीजिए और पूरी इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल यहाँ पर जागरूक हो सकते हैं मिथिलेश जी। तो देखिए, हमारे जो दर्शक लगातार हमसे संपर्क कर रहे हैं, अपने सवाल हमसे पूछ रहे हैं, आप भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहे हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है
और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हमारी चर्चा जारी है कृषि शिक्षा रोजगार और साथ ही साथ बता दें आपको अनानास की खेती के बारे में। आपके पास सवाल है जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए, समय अब हमारे पास काफी कम रह गया है। और बता दें हमारे पास इतनी ही देर में मेल्स बहुत सारी आ गई हैं जिन्हें हम शामिल करते हैं। मोहम्मद कासिम जी का मेल आया है डॉक्टर कुमार आपके लिए है कि मैं सेरिकल्चर यानी रेशम की खेती करना चाहता हूँ, मुझे उसकी जानकारी चाहिए, क्या कर सकता हूँ? देखिए कितना बढ़िया, अभी मैंने जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया, इसी तरीके से क्योंकि जो एक छोटे से जिसे हम वोकेशनल टाइप के या स्किल डेवलपमेंट टाइप के कोर्सेज कह सकते हैं, ये इग्नू में इस टाइप के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा कि ये सेरिकल्चर में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे खेती करना चाहते हैं, अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, तो इसी तरीके से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसे हम इग्नू बोलते हैं, उसमें सर्टिफिकेट इन सेरिकल्चर है जो 6 महीने का प्रोग्राम है। उसमें ये सारी जानकारी है कि कैसे सेरिकल्चर की आप खेती कर सकते हैं, कैसे उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, कैसे उसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं और कैसे आगे उसमें अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक छोटा 6 महीने का प्रोग्राम है जिसमें आप एनरोलमेंट कर सकते हैं, एडमिशन लीजिए, आप हर गुण सीख सकते हैं। एक और ईमेल है हमारे पास, आकांक्षा जी का, लिखती हैं कि मैं करंटली बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रही हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि इसके बाद क्या स्कोप है। आकांक्षा जी, क्योंकि आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर ही रही हैं, तो देखिए अब आप कहाँ से कर रही हैं ये मुझे पता नहीं है, बट जहाँ से भी, क्योंकि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बाद वहाँ कैंपस प्लेसमेंट भी होता है, तो आप कैंपस प्लेसमेंट में अपीयर हो सकती हैं। क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, देखिए यदि हम एग्रीकल्चर जब करते हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करते हैं पर्टिकुलरली, तो वो 3 डिसिप्लिन में डिवाइड हो जाती है। वन इज सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग, अनदर वन इज आप कैसे कह सकते हैं फार्म मशीनरी, फार्म पावर एंड मशीनरी, थर्ड वन इज फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग। तो तीनों ही सेक्टर में बहुत स्कोप है। और अभी देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का तो इतना स्कोप बढ़ गया है क्योंकि आज की डेट में प्रोसेसिंग सेक्टर पर्टिकुलरली इन फूड बहुत फ्लोरिश कर रहा है और बहुत डिमांड है। आप कहिए कि हर सेक्टर में प्रोसेसिंग के बिल्कुल, तो यहाँ पर इसके गुण सीख करके अपना एक अच्छा स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग की ही बात हो रही है, तो डॉक्टर दास आपसे जानना चाहेंगे, अनानास का प्रसंस्करण भी कर सकते हैं, प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं क्या, और इसका क्या फायदा होगा? बिल्कुल, ये तो अनानास का मैं आपको कह रहा हूँ, जे इसका जो वेराइटी क्यू है वो वेराइटी है ही प्रोसेसिंग टाइप, और क्वीन जो वैरायटी है वो फ्रेश कंजम्पशन के लिए। क्यू का जो आकार है वो कैनिंग के लिए स्लाइस बना के ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग मशीनरीज होते हैं जो सब कुछ ऑटोमेटाइज्ड होता है, जैसे कि आपका इसका वॉशिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, उसके बाद आपका जो कालिंग होता है, मतलब स्पिलिंग होता है इसका, उसके बाद ऑटोमेटिक स्लाइसिंग होके आपका जो सोल्यूशन होता है उसमें करके डिब्बा में जो बंद होता है इसका पूरा ये, उसके बाद जैम, जेली, कैंडीज भी बनाई जा सकती हैं यहाँ पर, अचार भी बनता है, फिर जूस बनता है, इवन आपका नॉर्थ ईस्ट का जो मेघालय राज्य जो है ये दूसरे में उसका वाइन भी बनाता है। बोतल वाइन का आपका 600, 700, 1000 रुपए का बोतल बिकता है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर आप प्रोसेसिंग की ओर भी अगर बढ़ते हैं तो काफी फायदा आपको मिल सकता है। कई तरह के उत्पाद हैं जो आप तैयार कर सकते हैं और उसकी बिकवाली करके अच्छी आमदनी आप अर्जित कर ही सकते हैं। और जैसे डॉक्टर कुमार ने यहाँ पर जिक्र किया था कि आप इसके लिए प्रशिक्षण भी ले सकते हैं, इस दिशा में भी काफी स्कोप है, काफी सफलताएं हासिल की जा सकती हैं। डॉक्टर दास, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, आपने सभी को अनानास की खेती के प्रति जागरूक किया और बहुत सारे दर्शक जागरूक हुए भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर कुमार यहाँ पर उपस्थित हैं। देखिए मेरे पास समय बहुत कम है, बस कम शब्दों में मैं चाहूंगी कृषि शिक्षा के बारे में आप एक महत्व हमारे सभी दर्शकों को बता दें। देखिए क्योंकि अब हमने इतनी सारी चर्चा की जी। और हमने जाना कि अपने आप में जब हम शिक्षा ले लेते हैं तो जानकारी मिलती है और उससे हम हर चीज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसी तरीके से यदि हम खेती तो अच्छे से कर ही सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर टॉपिक था स्वरोजगार, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा नहीं कर पाए। आप स्वरोजगार की दिशा में भी बढ़ सकते हैं। आप स्टार्टअप शुरू कीजिए। जब आपके पास ज्ञान होगा तो निश्चित तौर पर आप अपने लिए कुछ अलग करने के लिए सोचेंगे, अपने कदम बढ़ाएंगे और निश्चित तौर पर उसमें आदित्य जी मैं थोड़ा सा एक चीज कहना चाहूंगा। जब आपने स्टार्टअप की बात की है तो गवर्नमेंट भी स्टार्टअप में बहुत सपोर्ट कर रही है। यदि आप कोई कृषि से रिलेटेड स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट कीजिए और सरकार आपको सहायता करेगी और आप उसमें सफल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार, आपका इतनी जागरूकता भरी जानकारियां सभी तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आदित्य जी और सभी श्रोताओं का भी बहुत, दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे इस कार्यक्रम में जान लिया आपने विस्तार से कृषि शिक्षा, स्वरोजगार और अनानास की खेती के बारे में। अब अगले कार्यक्रम में किस विषय पर होगी चर्चा आइए आपको बता देते हैं। अगले कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे भिंडी की खेती के बारे में। इससे संदर्भ में जो भी सवाल हैं आप तैयार कर लीजिए। रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण पर भी चर्चा होगी। सवाल शामिल किए जाएंगे, जवाब आप तक पहुंचाए जाएंगे। पहले ही आप सवाल तैयार करके हम तक पहुंचा दीजिए। ईमेल कीजिए हमें hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। साथ ही आप सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं, चाहे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। आप इन तीनों ही हैंडल्स के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि आप अपना सवाल पहले ही रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर, जिसका नंबर है 1800113060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही, जिसे आप कार्यक्रम के दौरान कॉल कर सकते हैं। एक और विशेष जानकारी है आपके लिए, इस QR कोड को आप स्कैन करके सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा एपिसोड देख सकते हैं, दोबारा तमाम जानकारियां आप हासिल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों बता दें आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर नए विषय नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।